असफलता कोई विकल्प नहीं थी। स्थानिक तात्विक आत्मा किसी भी कीमत पर स्थानिक कानून सीखने और गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने अजाक्स को भी सावधान रहने को कहा क्योंकि गुप्त क्षेत्र में राजा क्षेत्र के साधक हो सकते हैं। गुप्त क्षेत्र के अंदर ऐसा लगता है कि यह कोई गुप्त क्षेत्र है। बाधा पार करने के बाद अजाक्स को प्रकृति का शुद्ध सार महसूस हुआ। यह येलेरेसिस्टर प्रांत की प्रकृति के सार से भी अधिक शुद्ध था। गुप्त क्षेत्र के अलावा किसी अन्य चीज में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वहां कुछ इमारतें हैं। जैसे ही वह घूमकर गुप्त क्षेत्र की जांच कर रहा था, अजाक्स को दूरी पर एक दर्जन सामान्य दिखने वाली इमारतें दिखाई दीं। मुझे लगता है कि उन्हें मेरा बिना किसी उचित आमंत्रण के उनके गुप्त क्षेत्र में प्रवेश पसंद आएगा। सतर्क रहना बेहतर है। साथ ही अगर मैं दरबाउद से संपर्क करूं तो यह और भी बेहतर हो सकता है। अजाक्स इमारत की ओर नहीं गया, इसके बजाय उसने बर्बर व्यक्ति से संवाद करने की कोशिश की। चूंकि वे दोनों एक ही प्रांत में थे, अजाक्स जानता था कि वह आसानी से दरबाउद से संपर्क कर सकता है और उसने बिना समय बर्बाद किए उससे संपर्क किया। आप कौन हैं? आप इस गुप्त क्षेत्र में कैसे पहुंचे? एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही अजाक्स डारबाउडर से बात करने वाला था, उसके बाईं ओर से दो क्रोधित आवाजें आईं। उसने देखा कि बर्बर लोगों का एक समूह उसे गुस्से से देख रहा है। वे 2 मीटर लंबे थे और उनके मुंह से 2 तीखे दांत निकले हुए थे। उनके शरीर पूरी तरह से लाल रंग की आग की ईंट की छाया में थे। उनके हथियारों की बात करें तो उनमें से केवल 2 ने अपनी पीठ पर 2 बड़े बड़े फरसे लटका रखे थे तथा बाकी के पास कुछ भी नहीं था। हालांकि उनके बारे में ध्यान देने योग्य बात यह थी कि वे युद्ध कवच पहने हुए थे, जो बर्बर लोगों के लिए पहनना दुर्लभ था। मेरा नाम अजाक्स है और मैं यहाँ डारबाउडर के लिए आया हूँ। बर्बर लोगों के समूह को देखकर अजाक्स ने अनुमान लगाया कि वे शायद दरबार के कबीले के लोग होंगे। इसलिए उसने बर्बर लोगों को शांति से जवाब दिया। अजाक्स के शब्द सुनकर दोनों बर्बर लोगों ने, जो हालबर्ड ले जा रहे थे, अपनी भौहें उठाईं। आप जनजाति के मुखिया को कैसे जानते हैं? अगले दृश्य में बर्बर लोगों ने अजाक्स को घेर लिया और उनकी आंखों में हत्या की पूरी मंशा थी। अजाक्स ये देखकर हैरान रह गया कि वे पहले की तुलना में अचानक इतने गुस्से में क्यों थे। फिर भी उसने पूछा, मुझे लगता है कि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप मेरी बातों पर विश्वास कर सकें। चूंकि बर्बर लोगों का ये समूह दरबार को कबीले का मुखिया कहता था, इसलिए अजाक्स जानता था कि वे निश्चित रूप से दरबार के कबीले के लोग हैं। इसलिए वह उनसे अनावश्यक रूप से लड़ना नहीं चाहता था। यदि संभव हो तो वह अपने और बर्बर लोगों के समूह के बीच की गलतफहमी को सुलझाना चाहता था। पहले मेरे सवालों का जवाब दो। छोटे समूह के 2 नेताओं में से एक ने आगे बढ़कर अजाक्स से पूछा, तुम इस गुप्त क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर गए? एड्स बाय पब फ्यूचर। ओह, वे इस बात से अधिक चिंतित हैं कि मैं इस गुप्त क्षेत्र में कैसे पहुंचा। अजाक्स उनकी चिंता को समझ सकता है, क्योंकि यदि कोई अजनबी आपके घर में आ जाए तो क्या आप उसका स्वागत करेंगे? बेशक आप उनसे सवाल करेंगे। इसके अलावा किसी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना घर में प्रवेश करने से कहीं ज्यादा कठिन है। इसलिए वे अपना पहला सवाल पूछते समय हत्या की मंशा भी प्रकट कर रहे थे। मुझमें बाधाओं को पार करने की क्षमता है। यद्यपि वह पूरी तरह से घिरा हुआ था, फिर भी अजाक्स को इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि समूह के नेता प्रतीत होने वाले 2 बर्बर लोगों की उच्चतम साधना केवल स्तर 5 के कुलीन सामान्य क्षेत्र की थी। जहां तक बाकी बर्बर लोगों की बात है, वे सभी स्तर 1 और स्तर 2 के कुलीन सामान्य क्षेत्र साधक थे। यद्यपि अजाक्स के उत्तर ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया तथा वे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुए, फिर भी उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछना जारी रखा। तो तुम इस गुप्त क्षेत्र में क्यों आए? मैंने पहले ही कहा था कि मैं यहाँ डारबाउडर की तलाश में आया हूँ, अजाक्स ने आसपास के माहौल को देखते हुए बेपरवाही से जवाब दिया। कबीले के मुखिया को उसके सिर से पुकारना बंद करो, और अगर तुम उसके पास भी आओगे तो वह तुम्हें देखते ही मार डालेगा। क्या तुम सच में उसे देखना चाहते हो? ये देखकर कि अजाक्स कितना शांत और उदासीन था, परशुधारी दोनों बर्बर लोग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए और उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्रश्न पूछना जारी रखा। नहीं, वह ऐसा नहीं करेगा, इसके बजाय वह मेरे सामने झुकेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कबीले के मुखिया के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द कहने की? इससे पहले कि अजाक्स अपनी बात पूरी कर पाता, दोनों बर्बर लोग अजाक्स की ओर दौड़े और अजाक्स पर अपनी बंदूकें तान दीं। उनके लिए डारबाउडर उनका आदर्श था और वे किसी दिन उसके जैसा बनना चाहते थे। इसलिए जब उन्होंने अजाक्स को ये कहते सुना कि उनका आदर्श केवल स्तर 2 कुलीन सामान्य क्षेत्र की खेती वाले एक युवा मानव के सामने झुकेगा, तो वे अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सके और अजाक्स को टुकड़ों में काटना चाहते थे। ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि शांति से बातचीत करने से काम नहीं चलने वाला। मुझे बल प्रयोग करना होगा। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और अपने दोनों हाथों से दोनों हालबर्ड को रोक दिया और दोनों बर्बर लोगों से बात करने लगा। क्या
सभी बर्बर लोग आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि कितनी आसानी से अजाक्स ने उनके मालिकों के 2 स्वर्गीय हथियारों को रोक दिया। हालांकि जब उन्होंने अजाक्स की बातें सुनी तो वे और भी अधिक क्रोधित हो गए। अगले कुछ मिनटों में आप जो देखेंगे और महसूस करेंगे उसके लिए क्षमा करें। पूर्ण अंधकार। जैसे ही उसने ये शब्द समाप्त किए, उसने अपना कौशल सक्रिय कर दिया और सभी बर्बर लोग अजाक्स द्वारा उत्सर्जित काले रंग की आभा से ढक गए तथा उसके बाद एक क्षण के लिए जमीन पर गिर गए। अरे यार, यह क्या है? मुझे क्या हो रहा है? डॉट। सभी बर्बर लोगों को बुरे सपने आने लगे और उनके शरीर में दर्द होने लगा जिससे वे कराहने लगे। मैंने पूर्ण अंधकार का केवल 10% से भी कम उपयोग किया है और वे पहले से ही बहुत दर्द महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मैं उच्च स्तरीय साधक के नियम से साधकों को मार भी सकता हूँ। अजाक्स ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और अपना शरीर थोड़ा सा तान दिया। जब आप मेरे उपहार का आनंद लेंगे, मैं दरबाउद्र को फ़ोन करूंगा। बर्बर लोगों के समूह को देखते हुए अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और दारबाउद्र से बातचीत करने की कोशिश की। साधारण सी दिखने वाली इमारत में। दारबाउद्र, भले ही हमारा पूरा कबीला लगभग खत्म हो गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उनसे बदला नहीं लेंगे क्योंकि वे इतने शक्तिशाली हैं कि हम उन्हें मार नहीं सकते। एक बूढ़ा बर्बर जिसका शरीर पूरी तरह से जख्मों से भरा हुआ था, दारबाउद्र को देखकर कमजोर आवाज में बोला, चाचा, मैं जानता हूं कि आप मेरे और नरसंहार से बचे हुए बाकी जनजाति सदस्यों के बारे में चिंतित हैं, हालांकि ये जानते हुए भी कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया, मैं इसे कैसे अनदेखा कर सकता हूं। दारबाउद्र बहुत क्रोधित था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बोला, मैंने सोचा था कि मैं अपने जीवन में आने वाले सभी राक्षसों को मार सकता हूं, मुख्य रूप से उस राक्षस दूत को जिसने मुझे ज़ोरोचेस्टर प्रांत में फेंकने से पहले मेरे साथ खिलवाड़ किया था। मैं उसे मार डालूंगा। हालांकि जब मुझे पता चला कि हमारे मुख्य कबीले के पीछे के नरसंहार में मनुष्य भी शामिल थे, तो मैं एक तरफ बैठकर उन्हें अपने जीवन का आनंद लेते हुए नहीं देख सकता। खून का कर्ज खून से चुकाया जाना चाहिए। मैं उस परिवार के सभी लोगों को मार डालूंगा। दारबाउद्र बहुत क्रोधित था, हालांकि वह भी इसे दबा रहा था और अपना गुस्सा उन लोगों पर निकालना चाहता था जो उसके कबीले के नरसंहार के लिए जिम्मेदार थे। मुझे पता है कि तुम ऐसा करोगे, लेकिन मैं ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहूंगा क्योंकि मेरी आत्मिक चेतना और आत्मा उस राक्षस प्रेरित के हमले से पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। मरने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं नरसंहार के पीछे क्या जानता हूं। बूढ़े बर्बर ने एक कमजोर स्वर में आह भरते हुए उत्तर दिया, चाचा, चिंता मत करो, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आपकी चोटों को ठीक कर सकता है। आपके ठीक हो जाने के बाद चलो उस परिवार के साथ राक्षसों से बदला लेते हैं। दारबाउद्र ने अपने चाचा से कहा कि वे उसकी चोटों के बारे में चिंता न करें, क्योंकि वह अजाक्स के बारे में सोच रहा था जो न केवल शारीरिक चोटों को बल्कि आत्मा से संबंधित चोटों को भी बिना किसी समस्या के ठीक कर सकता था। दारबाउद्र, मेरी क्षत विक्षत आत्मा और आत्मिक चेतना को ठीक करना असंभव है। आपको कोई जोखिम भरा काम करने की आवश्यकता नहीं है जिससे आपकी जान जा सकती है। बूढ़े बर्बर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जब तक आप जीवित हैं और हमारे युद्ध बर्बर जनजाति की युवा पीढ़ी के अंतिम 8 सदस्यों का मार्गदर्शन करते हैं, मैं शांति से अपनी आंखें बंद कर सकता हूं। चाचा, क्या मैंने आपको पहले ही नहीं बताया था कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आपकी क्षतिग्रस्त आत्मा को ठीक कर सकता है? यदि आप मेरे क्रोध को दबाने के लिए नहीं हैं, तो मुझे नहीं पता कि मैं उस परिवार के साथ क्या करने जा रहा हूं। इसलिए बेहतर होगा कि आप वहां रुकें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इतना कहकर दरबार सामान्य घर से बाहर आया और सोचने लगा, मुझे जल्द ही युवा मालिक से संपर्क करना होगा। केवल वही मेरे चाचा को बचा सकता है। अपने मन में यह विचार रखते हुए दारबाउद्र ने अजाक्स से संपर्क करने के बारे में सोचा, हालांकि वह जानता था कि यह असंभव होगा क्योंकि उसे लगा कि अजाक्स अभी भी ज़ोरोचेस्टर प्रांत में है। फिर भी उन्होंने सोचा कि युवा स्वामी के साथ बातचीत करने की कोशिश करने में कुछ भी गलत नहीं था। दरबार, तुम कहाँ हो? जितनी जल्दी हो सके यहाँ आओ। हालांकि इससे पहले कि बर्बर अजाक्स से संपर्क कर पाता, अजाक्स ने स्वयं ही दारबाउद्र से संपर्क कर लिया, जिससे बर्बर काफी हैरान हो गया। आप अभी कहाँ हैं, युवा स्वामी? वहीं रुकिए, मैं अभी आकर आपको ले जाता हूँ। इससे पहले कि अजाक्स जवाब दे पाता, बर्बर ने अजाक्स से कहा कि वह जहाँ है वहीं रहे। दारबाउद्र, मैं भी तुम्हारे जैसे ही गुप्त लोक में हूँ, बस मेरी उपस्थिति को महसूस करके मेरे पास आओ। अजाक्स शांत और संयमित लग रहा था, हालांकि दारबाउद्र को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। बिना समय बर्बाद किए उसने अजाक्स की उपस्थिति को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर सीधे उस दिशा में भागा जहां उसने अजाक्स को महसूस किया था। युवा स्वामी इस गुप्त क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर गए? इसके अलावा अगर उन 8 युवाओं का सामना युवा मालिक से होगा तो वे निश्चित रूप से उसे नाराज कर देंगे। एक जनजाति के मुखिया के रूप में दारबाउद्र को पता था कि अगर कोई इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके जनजाति के युवा कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। इसलिए वह अजाक्स की ओर भागते समय थोड़ा चिंतित था और साथ ही
उसने स्वर्ग से प्रार्थना भी की कि 8 युवा बर्बर लोग अजाक्स से तब तक न मिले जब तक वह वहां न पहुंच जाए। हालांकि जब तक वह वहां पहुंचा, दरबार ने 8 युवा बर्बर लोगों को जमीन पर लौटते हुए और दर्द भरी कराहें निकालते हुए देखा। लगता है मैं देर से आ रहा हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्हें देखकर दारबाउडर ने दुख भरी आह भरी और अपना सिर हिलाते हुए अजाक्स को प्रणाम किया। युवा स्वामी, आप यहाँ हैं। दारबाउडर ने यह नहीं पूछा कि अजाक्स इस गुप्त क्षेत्र में कैसे आया, क्योंकि उसने अनुमान लगाया कि अजाक्स के गुरु ने उसे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद की थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि कुछ दिनों पहले तक ऐसा कोई स्वामी नहीं था और अजाक्स ने बिना किसी की मदद के अकेले ही इस शहर में प्रवेश किया था। हाँ, तो ये गुप्त क्षेत्र किसका है? अजाक्स ने सिर हिलाकर जिज्ञासा भरी नजरों से उस गुप्त क्षेत्र के बारे में पूछा। ज़रोचिस्टर प्रांत में 6 आवारा साधकों के गुप्त क्षेत्रों के बाद अजाक्स को अपने लिए एक गुप्त क्षेत्र चाहिए था। इसलिए जाहिर है वह इसके बारे में जानना चाहता था। जरूर युवा स्वामी। दरबाउद ने अपना सिर हिलाया और जमीन पर लौट रहे 8 युवा बर्बर लोगों को देखा और अजाक्स से पूछा, युवा गुरु, अगर उन्होंने आपको नाराज किया है तो कृपया उन्हें जाने दें। यदि आप किसी को उसके कार्यों के लिए दंडित करना चाहते हैं तो आप मुझे दंडित कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन 8 युवा बर्बर लोगों का शिक्षक हूं। युवा बर्बर। अजाक्स को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अब तक वह यही सोच रहा था कि वे कुछ मध्यम आयु वर्ग के बर्बर लोग हैं। हाँ युवा मास्टर, वे सभी लगभग 45 वर्ष के हैं और उन्हें युवा बर्बर माना जा सकता है। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ दारबाउडर ने अजाक्स के प्रश्न का उत्तर दिया। ओह, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि प्रत्येक जाति के लिए विकास के चरण थोड़े अलग होंगे। चिंता मत करो, पूर्ण अंधकार का प्रयोग करते समय मैंने केवल 4% शक्ति का उपयोग किया। इसलिए उनकी साधना के आधार पर 2 मिनट से 5 मिनट तक रहने वाले हल्के दर्द के अलावा उन्हें कुछ नहीं होगा। अजाक्स ने बताया कि युवा बर्बर लोगों के खिलाफ हमले में उसने कितनी ताकत का इस्तेमाल किया था। ओह धन्यवाद युवा स्वामी, चलो और इस गुप्त क्षेत्र के मालिक से मिलें। उसे अजाक्स से यह पुष्टि मिल गई कि 8 युवा बर्बर लोगों को कुछ नहीं होगा, तो दरबाउडर ने चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और अजाक्स को इस गुप्त क्षेत्र के मालिक से मिलने के लिए निर्देशित किया। युवा बर्बर लोगों की कराहें समय के साथ कम हो गईं, हालांकि उन्हें अभी भी दर्द और बुरे सपने आते थे। इसके अलावा भले ही बुरे सपने और दर्द गायब हो जाएं, लेकिन उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने से कम 2 घंटे आराम करने की ज़रूरत होगी। युवा स्वामी, यह मेरे चाचा ड्राल्फ हैं। चाचा ड्राल्फ वे वही हैं जिन्होंने मुझे ज़रोचेस्टर प्रांत में बचाया था और मेरी साधना को पुनः प्राप्त करने में मेरी मदद की थी। जल्द ही दरबार ने अजाक्स को उस बूढ़े बर्बर व्यक्ति से मिलवाया जिसका शरीर जख्मों से भरा था। ओह, अजाक्स को दरबाउद्र के पास देखकर चाचा ड्राल्फ के चेहरे पर पहली अभिव्यक्ति एक सदमे की थी, क्योंकि दरबाउद्र मनुष्यों से बहुत नफरत करता था और जब तक मनुष्यों के साथ कोई छोटा सा भी संघर्ष होता था वह बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे लड़ता और उन्हें मार डालता था। इसलिए ये देखकर कि दारबाउडर एक मानव को सम्मानपूर्वक उसके निवास स्थान तक ले जा रहा था, ड्रेल्फ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। फिर भी वह अजाक्स की पहचान का अनुमान लगाने में सक्षम था, इससे पहले कि दारबाउडर ये बता पाता कि उसकी अजाक्स से मुलाकात कैसे हुई। मेरे भतीजे को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मानव। ड्राल्फ ने अजाक्स को प्रणाम किया और तहे दिल से उसका धन्यवाद किया। यद्यपि ड्राल्फ का भी मनुष्यों पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी मदद करने वालों को धन्यवाद देने से गुरेज न करता हो, चाहे वह मनुष्य हो या कोई अन्य जाति। ये कुछ भी नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसने केवल दारबाउडर को बचाया था, क्योंकि वह उस समय अपरिपक्व था और पहली बार एक गुलाम को देखकर सहन नहीं कर सकता था। हालांकि गुलाम क्रिस्टल को तोड़ने के बाद दारबाउडर ने उसे नहीं छोड़ा और अपने जीवन का खुलकर आनंद लिया। इसके बजाय उसने अजाक्स की रक्षा करने की शपथ ली। ये कुछ भी नहीं कैसे हो सकता है? आपने उसे बचाकर युद्ध बर्बर जनजाति के वंश को बचाया। उसके बिना हमारे जनजाति में जो लोग बचे हैं वे अंततः मर जाएंगे। ड्राल्फ भावुक हो गए और उन्होंने बार बार अजाक्स को धन्यवाद दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अजाक्स अवाक रह गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसे भावुक बर्बर व्यक्ति को देखने की उम्मीद नहीं की थी। वैसे अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुमसे पूछूंगा, तुम इस गुप्त क्षेत्र में कैसे पहुंचे? यहाँ तक कि राजा क्षेत्र के साधकों को भी इसे खोजने में कठिनाई होगी, इसमें प्रवेश करना तो दूर की बात है। इस गुप्त क्षेत्र के मालिक के रूप में ड्राल्फ को पता था कि उसने गुप्त क्षेत्र की रक्षा में कितना निवेश किया था। उसकी अनुमति के बिना कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। हालांकि न केवल अजाक्स ने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया, बल्कि वह इसके बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ था। इसलिए उन्होंने ये जानने के लिए पूछा कि क्या अवरोध में कोई दोष है, ताकि वे उन दोषों को ढक सकें। यह मेरे गुरु की ओर से एक कलाकृति मात्र है जो मुझे बाधा पार करने में मदद करती है। अजाक्स ने अगले ही क्षण विषय बदलते हुए कहा, दारबाउडर, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो गया है?
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब उसने दरबार को मुक्त किया तो बर्बर ने बताया कि उसके पूरे कबीले को एक राक्षस दूत और उसकी सेना ने मार डाला था। इसलिए उसने इसके बारे में पूछा क्योंकि जाहिर है कि उसके कुछ कबीले के लोग अभी भी जीवित थे। मुझे आज तक यकीन नहीं था कि वे जीवित हैं या नहीं, युवा स्वामी। दाबोर्डर को पता था कि अजाक्स क्या सोच रहा था। उसने समझाया, मुझे उम्मीद थी कि अंकल ड्राल्फ और उनके 10 शिष्य जीवित होंगे क्योंकि मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें भागने पर मजबूर किया था। हालांकि वहां इतने सारे राक्षस थे कि बचना लगभग असंभव था। इसलिए मैंने मान लिया कि वे राक्षसों द्वारा पकड़े गए थे। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और जिस क्षण मैंने येलरसिस्टर प्रांत में प्रवेश किया, मैं उस एकमात्र स्थान पर पहुंच गया जहां अंकल ड्राल्फ छिप सकते थे यदि वे राक्षसों से सफलतापूर्वक बच निकलते। और इस प्रकार मुझे पता चला कि अंकल ड्राल्फ और उनके सभी शिष्य जीवित और स्वस्थ थे। यद्यपि दारबाउद्र को अपनी पूरी जनजाति को खोने का दुख था, लेकिन वह इस बात से खुश भी था कि कम से कम उनमें से कुछ लोग राक्षसों से सफलतापूर्वक बच निकलने में सफल रहे। जब तक मेरे कबीले में कोई जीवित है तब तक धीरे धीरे बदला लिया जा सकता है। ये शब्द कहते हुए दरबाउद्र ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लेने के लिए तुम्हें राक्षसों की दुनिया में ले जाऊंगा। अजाक्स ने दारबाउद्र से वादा किया कि वह उसे राक्षसों के नरसंहार के अपने अगले मिशन पर साथ ले जाएगा। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, युवा स्वामी। दरबाउद्र को पहले से ही पता था कि अजाक्स का स्वामी उसे कुछ विशिष्ट मिशनों पर अन्य दुनियाओं में जाने में मदद करता है और अजाक्स का वादा सुनकर दरबाउद्र उत्साहित था क्योंकि वह राक्षसों की दुनिया का पता लगा सकता था और उसने अपना पूरा जीवन राक्षसों को मारने के लिए समर्पित कर दिया। क्या सोफिया लोरेन की बगल ने महिलाओं के सौंदर्य मानकों को कैसे नया आकार दिया? घर बैठे पैसे कमाने के हैं हजारों तरीके, जानने के लिए क्लिक करें। ड्राल्फ ने अजाक्स की ओर आश्चर्य से देखा। हाँ, युवा मास्टर का मास्टर इतना शक्तिशाली है कि वह अन्य दुनियाओं के लिए द्वार खोल सकता है ताकि युवा मास्टर उन दुनियाओं में कुछ मिशन पूरा कर सके। अजाक्स की पृष्ठभूमि बताते समय दारबाउद्र थोड़ा उत्साहित थे। आप दुनियाओं के बीच यात्रा कर सकते हैं। जहां तक अंकल ड्राल्फ का प्रश्न है, उन्हें एक के बाद एक झटके लगते रहे जिससे उनका दिल लगभग फटने लगा। सबसे पहले दारबाउद्र ने एक मानव को अपना स्वामी स्वीकार किया। दूसरा, वह मनुष्य उसकी अनुमति के बिना उसके गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। एक और अजीब बात यह है कि एक मनुष्य के पास एक शक्तिशाली स्वामी होता था जो उसे आसानी से मिशन पर अन्य दुनिया में भेज सकता था। तो प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाती है? कुछ और बातों पर चर्चा करने के बाद अजाक्स ने दारबाउद्र से प्रतियोगिता के बारे में पूछा। क्या युवा मास्टर, आपने अभी भी अपना नाम पंजीकृत नहीं कराया है? दारबाउद्र एक क्षण के लिए चौंक गया और जल्दी से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। चलो अभी चलते हैं। प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण पूरा होने में अभी 1 घंटा बाकी है। क्या प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण है? अजाक्स को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसने बूढ़े बर्बर को देखा और कहा, पहले मैं तुम्हारे चाचा को ठीक कर दूं और फिर चलें। एक पवित्र एस्ट्रल हीलर के रूप में अजाक्स एक नज़र में बता सकता था कि अंकल ड्राल्फ की आत्मा और चेतना क्षत विक्षत हो चुकी थी और वे लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते थे। इसलिए उसने पंजीकरण के लिए जाने से पहले उन्हें ठीक करने का फैसला किया। ड्राल्फ दारबाउद्र का चाचा था, इसलिए अजाक्स ने ज्यादा नहीं सोचा और दारबाउद्र के अनुरोध से पहले ही उसे बचाने का निर्णय ले लिया। इसके अलावा अजाक्स के पास एक और स्वार्थी कारण था जब उसने ड्राल्फ को बचाने के बारे में सोचा, और वह था अपने अनुयायी के रूप में एक और मजबूत बर्बर व्यक्ति को प्राप्त करना। अंकल ड्राल्फ के शरीर पर मौजूद सभी निशानों से अजाक्स बता सकता था कि ड्राल्फ एक शक्तिशाली बर्बर व्यक्ति था जिसने बहुत सी लड़ाइयों में भाग लिया था। इतना ही नहीं, उसका अपना एक गुप्त क्षेत्र भी था। इसलिए उसने सोचा कि पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा की कुछ इकाइयों को खर्च करना ड्राल्फ जैसे शक्तिशाली बर्बर को अपना अनुयायी बनाकर मिलने वाले लाभों की तुलना में कुछ भी नहीं था। दरअसल मैं आपसे प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद इसके बारे में पूछना चाहता था, युवा स्वामी। क्या इसका प्रतियोगिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? दारबाउद्र को डर था कि अगर अजाक्स ने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अंकल ड्राल्फ को बचाने के लिए किया तो इससे कल की प्रतियोगिता में अजाक्स के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। इसलिए उसने प्रतियोगिता के बाद अपने युवा मालिक से मदद मांगने का फैसला किया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि प्रतियोगिता के अंत में राक्षस उनसे मिलने आएंगे। इसलिए चाचा ड्राल्फ के लिए राक्षसों से लड़ने के लिए अपनी ताकत वापस पाना बेहतर था। नहीं, मेरे लिए तो यह एक छोटी सी बात है। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स ने चाचा ड्राल्फ के सिर पर अपना हाथ रखने की कोशिश की। हालांकि ड्राल्फ थोड़ा हिचकिचाया और अपने भतीजे दारबाउद्र की ओर देखा, जिसने उससे वादा किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अपना सिर हिलाते हुए अंकल ड्राल्फ ने अजाक्स को अपना हाथ अपने ऊपर रखने की अनुमति दी। इंजेक्ट। जल्द ही अजाक्स ने धीरे धीरे अंकल ड्राल्फ के शरीर में पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा डालना शुरू कर दिया। ड्राल्फ का पीला बर्बर चेहरा सामान्य होने लगा और कुछ ही मिनटों के बाद ड्राल्फ का शरीर काफी मजबूत दिखने लगा, जबकि उसकी आंखों में अनंत ऊर्जा बह रही थी।
कच अचानक ड्राल्फ के शरीर से एक छोटी सी टूटने की आवाज़ आती है और अगले ही सेकंड में उस शरीर से एक मजबूत दबाव निकलता है। ये यहीं नहीं रुका, बल्कि ड्राल्फ के शरीर से एक मैरून रंग की आत्मा निकली। ये तो एक साधक की आत्मा है। यह अजाक्स के लिए पहली बार नहीं था जब उसने एक साधक की आत्मा को देखा था, हालांकि ये निश्चित रूप से पहली बार था जब उसने एक बर्बर व्यक्ति की साधक आत्मा को देखा था। फिर भी अजाक्स को तब आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि ड्राल्फ की आत्मा और आत्मिक चेतना को ठीक करने के बाद वह एक राजा क्षेत्र साधक बन गया। चाचा ड्राल्फ राजा के राज्य में घुस गए। अब हम उन कमीनों से बदला ले सकते हैं। अजाक्स की तरह ही डार्बाउडर भी उतना ही हैरान था, हालांकि अगले ही पल वह उत्साहित था क्योंकि वह अंततः उस व्यक्ति से बदला ले सकता था जिससे वह दिल से नफरत करता था। ड्राल्फ नामक किसान की आत्मा का बढ़ना रुका नहीं, वह लगातार बढ़ती रही और 100 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद ही रुकी। तो राजा के दायरे में प्रवेश करने के लिए मुझमें यही कमी थी। अचानक ड्राल्फ, जो अब तक अपनी आंखें बंद कर रहा था, अंततः खुल गया और उसने अजाक्स को एक नई रोशनी में देखा। धन्यवाद मानव, मैं न केवल मुझे बचाने के लिए बल्कि ऐसी विशेष ऊर्जा के साथ मदद करने के लिए भी आपका सदा आभारी रहूंगा जिसने उस बाधा को नष्ट कर दिया जो मुझे राजा क्षेत्र साधक बनने से रोक रही थी। ड्राल्फ ने अपनी 100 मीटर की कल्टीवेटर आत्मा के साथ अजाक्स को नमन किया और उसे बहुत धन्यवाद दिया। हाँ, यह अच्छा है कि आप राजा क्षेत्र साधक बन गए। अजाक्स ने हल्की हंसी के साथ अपना सिर हिलाया। यदि भविष्य में आपको मेरी किसी भी सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं उसे पूरा करने से पहले 2 बार नहीं सोचूंगा। हालांकि अजाक्स ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ड्राल्फ जानता था कि अजाक्स एक मरते हुए बर्बर व्यक्ति की मदद करने के लिए क्यों आगे आएगा। इसलिए उसने अपने दिल की गहराई से ये शब्द कहे क्योंकि उसका वाकई यही मतलब था। वह न केवल अगले 1000 वर्षों तक जीवित रहेगा, बल्कि वह जनजाति के खिलाफ जाने के लिए बहुत मजबूत हो गया। आमतौर पर एक निम्न स्तरीय राजा क्षेत्र बर्बर एक ही साधना क्षेत्र में एक मानव से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए जब तक ड्राल्फ ने अपनी साधना को स्थिर किया, वह किसी भी निम्न स्तरीय मानव राजा क्षेत्र साधक को मार सकता है और मध्य स्तरीय राजा क्षेत्र मानव साधकों के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। जब मुझे सचमुच आपकी मदद की आवश्यकता होगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अजाक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और सोचा, सुनो, एक और राजा क्षेत्र साधक आ गया है जो मेरी ज़रूरत के समय मेरी मदद कर सकता है। एल्डर बोरोन से सुनी कहानियों के अनुसार मुख्य पात्र कुछ क्षमतावान साधकों की उस समय मदद करता था जब वे अपने जीवन के सबसे निम्नतम बिंदु पर होते थे, और जब वे शक्तिशाली बन जाते थे तो उन्हें लाभ मिलता था क्योंकि वे उसके ऋणी थे। यदि मुख्य पात्र द्वारा उनकी मदद के अनुरोध पर उन्होंने उसकी मदद नहीं की और किसी भी तरह से उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, तो उनके दिलों में आंतरिक राक्षस पैदा हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। आंतरिक राक्षस ही मेरा आश्वासन है। यह विचार अजाक्स के दिमाग में आया जब उसने अपना सिर हिलाकर अंकल ड्राल्फ को उत्तर दिया। बधाई हो अंकल ड्राल्फ, अंततः हम उस जनजाति से मिलकर नमस्ते कह सकते हैं। जहां तक दरबाउद्र का प्रश्न है तो उससे अधिक खुश कोई नहीं होगा जब उसने अपने चाचा को बधाई दी। हाँ, अंततः हम कर सकते हैं। ड्राल्फ ने बड़े उत्साह से अपना सिर हिलाया। उद्धरण। अजाक्स चाचा ड्राल्फ की बातें सुनकर अवाक रह गया और सोचने लगा, बर्बर तो बर्बर ही होते हैं। जब तक उनमें पर्याप्त ताकत है वे किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे और सीधे लड़ाई में उतर जाएंगे। कुछ समय पहले तक अंकल ड्राल्फ दरबाउद्र को कुछ भी मजाकिया काम न करने के लिए कह रहे थे, हालांकि अब वह दरबाउद्र की तरह ही हो गए थे जो किसी जनजाति या परिवार से बदला लेने पर अड़े हुए थे। खैर, देखते हैं कि दरबाउद्र और ड्राल्फ जिस जनजाति से अपना बदला लेना चाहते हैं वह कितनी शक्तिशाली है। अजाक्स को मुकाबला देखने की उत्सुकता थी, तथापि वह जानता था कि उसे प्रतियोगिता में भाग लेना ही होगा। ठीक है अंकल ड्राल्फ, हम अब चलेंगे क्योंकि युवा मास्टर को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना नाम पंजीकृत कराना है। उसके बाद चलो उस जनजाति से मिलने चलते हैं। दरबाउद्र ने पहले अजाक्स की मदद करने का निर्णय लिया तथा उसके बाद अपने शत्रु से मिलने गया क्योंकि पंजीकरण कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा। तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो प्रतियोगिता के बाद चलते हैं और मिलते हैं। ड्राल्फ ने एक क्षण के लिए इस पर विचार किया और अपने प्रतिद्वंद्वी कबीले से मिलने जाने से पहले प्रतियोगिता तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, क्योंकि इस समय उनके प्रतिद्वंद्वी जनजाति के अधिकांश सदस्य प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे होंगे और अभी उनसे बदला लेना अच्छी बात नहीं होगी। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? दरबाउद्र को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, क्या आप अपनी खेती को स्थिर नहीं करना चाहते? चूंकि उनके चाचा अभी अभी राजा क्षेत्र के साधक बने थे, इसलिए दरबाउद्र ने सोचा कि उनके चाचा को स्थिर होने और अपनी नई ताकत के अभ्यस्त होने की आवश्यकता है। हालांकि उनके चाचा गुप्त क्षेत्र से बाहर जाने के लिए उत्साहित थे। हाँ, आपके चाचा ने पहले ही अपनी साधना को स्थिर कर लिया है, आपके गुरु द्वारा मेरे शरीर में डाली गई शुद्ध ऊर्जा के कारण। अब मुझे अपनी साधना को स्थिर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पहले ही पूर्णता तक पहुंच चुकी है।
चाचा ड्राल्फ ने उत्साह से ये शब्द डार्बाउड्रा से कहे। ठीक है, तो फिर चलो। डार्बाउडर ने अपने चेहरे पर उत्साहित मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा, आखिरकार मैं अपने अतीत के अंकल ड्राल्फ को देख सकता हूँ, उत्साहित और जोशीला। उन्होंने अपने चाचा का वर्णन करने के लिए केवल 2 शब्दों का प्रयोग किया और इस कारण चाचा ड्राल्फ युवा दरबाउद्र और उनकी पीढ़ी के अन्य लोगों के लिए आदर्श बन गए। आपके शिष्यों के बारे में क्या? जैसे ही उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, दरबाउद्र ने दूर की ओर इशारा करके अंकल ड्राल्फ से उन युवा बर्बर लोगों के बारे में पूछा जो जमीन पर गहरी नींद में सो रहे थे। उनके बारे में क्या? वे बाहरी दुनिया में जाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। अंकल ड्राल्फ ने उन पर उपहास किया और दूर तक देखते हुए अपने अंतरिक्ष वलय से एक स्क्रॉल बुलाया। तुम्हारा बड़ा भाई दरबाउडर जीवित और स्वस्थ है। वह आज गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया और मैं किसी की मदद से राजा क्षेत्र साधक बन गया। इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए गुप्त क्षेत्र से बाहर जा रहा हूँ। जब मैं चला जाऊंगा तब तुम दोनों इस गुप्त क्षेत्र के प्रभारी रहोगे और अपने छोटे भाइयों की देखभाल करोगे। स्क्रॉल पर शब्दों की पंक्तियां दिखाई दी और जब अंकल ड्राल्फ ने अपने शब्द समाप्त कर लिए तो उन्होंने इसे अपने घर के प्रवेश द्वार पर छोड़ दिया। चाचा ड्राल्फ ने वह पुस्तक अपने 2 अन्य शिष्यों के लिए छोड़ी जो एकांत साधना में थे और वे उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे अपनी साधना के महत्वपूर्ण मोड़ पर थे। इसलिए उन्होंने शिष्यों को जानने के लिए हर चीज़ के बारे में संक्षिप्त जानकारी लिखी। चल दर, बिना समय बर्बाद किए अंकल ड्राल्फ ने अपना हाथ हिलाया। रंबल। अगले ही पल उन्हें एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी जिससे अंकल ड्राल्फ चौंक गए। जैसे ही पूरा गुप्त क्षेत्र हिलने लगा, आवाज़ें तीव्र होने लगीं। अंकल ड्राल्फ, क्या हो रहा है? हमारे साथ खेलना बंद करो। चूंकि ड्राल्फ मालिक था और उसने चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान के साथ हाथ भी हिलाया था, इसलिए डार्बाउडर ने सोचा कि यह उसके चाचा का काम है। इसलिए उन्होंने उससे ऐसा करने से मना किया। मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा? चाचा ड्राल्फ पहले से ही इस बात से नाराज थे कि कोई उनके गुप्त क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है और अब उनका अपना भतीजा कह रहा था कि वह उनके गुप्त क्षेत्र को हिलाकर उनके साथ खेल रहा है। दाराबोडर ने अपनी भौहें ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखा और पाया कि गुप्त क्षेत्र की बाधा बार बार प्रकट और गायब हो रही थी। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि वह कौन है। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स ने आसमान की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। ... 1 घंटा पहले जिस स्थान पर अजाक्स गुप्त क्षेत्र से प्रवेश करता है वहां एक विशाल चील जमीन पर आराम करती हुई दिखाई देती है। उसके बगल में एक काले रंग की तात्विक आत्मा अपनी आंखें बंद करके पैर पर पैर रखे बैठी थी। उस मौलिक आत्मा के चारों ओर का स्थान ऐसा लग रहा था मानो वह पानी की तरह उतार चढ़ाव कर रहा हो। वह तात्विक आत्मा कोई और नहीं बल्कि स्थानिक तात्विक आत्मा प्रोफिस थी और विशाल चील भक्षक चील राजा था। मैं एक स्थानिक तात्विक कानून को जागृत करने के करीब हूँ। तत्व आत्मा ने अपने चेहरे पर किसी भी भावना के बिना खुद से ही बड़बड़ाया, क्योंकि जिस क्षण वह उत्साहित या उदास होता, उसके चारों ओर के स्थानिक नियम जो उसके लिए समझने के लिए बहुत स्पष्ट हो जाते थे, विचलित हो सकते थे और उसे ये सब एक बार फिर से शुरू से करना पड़ता। इसलिए उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखा तथा अपने आसपास के स्थानिक नियमों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। एक और भक्षक गरुड़ राजा जो आराम कर रहा था, वास्तव में आराम नहीं कर रहा था। यह अपने स्वामी को बचाने के लिए गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने में स्थानिक तत्व आत्मा पर पूरी तरह से निर्भर रहना पसंद नहीं करता था। चूंकि यह अपने कौशल पोर्टल निर्माण के कारण स्थानिक कानूनों के बारे में कुछ बुनियादी बातें जानता था, इसलिए इसने उन बुनियादी बातों का उपयोग करके एक स्थानिक कानून को जगाने की कोशिश की। यद्यपि मेरे पास पहले से ही एक पाश्विक आत्मा और एक पाश्विक कानून है, फिर भी अंतरिक्ष से संबंधित एक और पाश्विक कानून सीखने से मुझे इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। केल नामक भक्षक चील राजा पर अजाक्स का बहुत अधिक ऋण था और वह नहीं चाहता था कि उसके उपकारकर्ता और स्वामी गुप्त क्षेत्र में मर जाएं, कौन जाने उसके अंदर किस प्रकार का खतरा था। समय बीतता रहा, जबकि अजाक्स गुप्त क्षेत्र में बर्बर लोगों के साथ बात कर रहा था। 2 प्राणी, एक राजा क्षेत्र आत्मा जानवर और एक कुलीन सामान्य तात्विक आत्मा अपने स्वामी की मदद करने के लिए एक स्थानिक कानून सीखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, उसने पहले ही कहा था कि गुप्त क्षेत्र में कोई खतरा नहीं है। तथापि इन दोनों प्राणियों ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि अपने स्वामी की रक्षा करना उनका कर्तव्य था। स्वूश! अचानक स्थानिक तात्विक आत्मा का शरीर एक चमकदार काली रोशनी से चमकने लगा तथा उसके चारों ओर का स्थान पानी की तरह बहने लगा तथा फिर सामान्य स्थिति में लौट आया। अगले ही क्षण तात्विक आत्मा द्वारा उत्सर्जित उज्ज्वल प्रकाश गायब हो गया और प्रोफिस ने अपनी आंखें खोलीं तथा गायब होने से पहले एक चमक छोड़ी। आखिरकार मैंने ये कर दिखाया, आखिरकार मैंने ये कर दिखाया। प्रोफिस ने बड़े उत्साह के साथ अपनी आंखें खोलीं और भक्षक बाज राजा को देखा। हालांकि वह विशाल बाज की ओर बढ़ते हुए शुद्ध स्थानिक नियमों को देखकर चौंक गया। वह स्थानिक कानून को जागृत करने के करीब है।
प्रोफिस इस तथ्य से हैरान था कि अगर भक्षक चील राजा एक और पशुवत कानून को जागृत करता है तो उसके पास कुल 3 पशुवत कानून होंगे। बेशक उनमें से एक पहले से ही एक पशुवत आत्मा में विकसित हो चुका था। मैं उसे परेशान नहीं करूंगा और गुप्त क्षेत्र में प्रवेश द्वार खोलने से पहले इस स्थान से दूर चला जाऊंगा। प्रोफिस भक्षक बाज राजा को परेशान नहीं करना चाहता था जब वह एक नए पाश्विक कानून को जगाने के बहुत करीब था। इसलिए उसने सोचा कि वह बाज से दूर चले जाए और अपने स्वामी की मदद करने के लिए गुप्त क्षेत्र का द्वार खोल दे। चीख। हालांकि अगले ही सेकंड में विशाल भक्षक चील ने जोर से चीख मारी जिससे उसके आसपास के सभी आत्मिक जानवर भाग गए और उसी समय भक्षक चील के चारों ओर कई द्वार खुल गए। ऐसा लगता है कि इसने पहले ही एक पाश्विक कानून को जागृत कर दिया है। प्रोफिस भक्षक बाज राजा के लिए खुश था और उसे बधाई देने के बारे में सोचा। चीख। हालांकि विशाल चील ने अपनी चोंच से एक काला गोला छोड़ा और वह प्रोफिस की ओर बढ़ गया। एक अंतरिक्ष तत्व आत्मा के रूप में प्रोफिस इसमें शक्तिशाली स्थानिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था और उसे लगता था कि अगर यह उसे छू ले तो इससे कुछ भी अच्छा नहीं निकलेगा। चकमा। ये पहला विचार था जो उसके मन में आया जब प्रोफिस काले गोले की दिशा से हटकर कूद गया। गुर्ग गुर्ग। काले रंग का गोला प्रोफिस के पिछले स्थान के पीछे एक छोटे से पत्थर पर उतरा और एक पल में वह छोटा पत्थर बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गया। पवित्र स्वर्ग। इसने किस प्रकार का स्थानिक नियम जागृत किया? प्रोफिस को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चट्टान गायब हो गई है, साथ ही चट्टान के चारों ओर 1 मीटर का दायरा भी गायब हो गया है जिससे जमीन पर एक छोटा गड्ढा बन गया है। स्वूश स्वूश। प्रोफिस अभी भी काले गोले द्वारा प्रदर्शित शक्ति से सदमे में था। उसने भक्षक बाज राजा की चोंच से कुछ और काले गोले निकलते देखे। अरे यार, तुम क्या कर रहे हो? मुझ पर हमला करना बंद करो। प्रोफिस ने काले गोले को चकमा देते हुए विशाल चील पर चिल्लाया। मैं ये जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। ये काले गोले अपने आप मेरे मुंह से निकल रहे हैं। मैं इन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। प्रोफिस के उत्तर में विशाल भक्षक गरुड़ राजा ने चिल्लाकर कहा तथा उसने अधिक से अधिक काले गोले छोड़ना जारी रखा। वास्तव में प्रोफिस के सभी काले गोले को चकमा देने का एकमात्र कारण ये था कि भक्षक ईगल राजा जानबूझकर मौलिक आत्मा पर हमला नहीं कर रहा था। अगर संयोग से प्रोफिस किसी भी काले गोले को चकमा देने में विफल हो जाता है तो वह अपने जीवन को अलविदा कह सकता है क्योंकि वे काले गोले एक राजा क्षेत्र के आत्मा जानवर के हैं। इसलिए भले ही यह एक ऐसा कौशल था जो नए पशु कानून के साथ ही जागृत हुआ था, यह अर्ध राजा क्षेत्र के साधकों को भी मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होगा। प्रोफिस का तो कहना ही क्या जिसने अभी अभी एक मौलिक कानून को जागृत किया था। क्या? प्रोफिस ने अपनी भौहें उठाईं क्योंकि वह काले गोले से बचना बंद नहीं कर रहा था और जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे अंततः समझ में आ गया कि क्या गलत था। इसने एक नया पाश्विक कानून जगाया है, हालांकि साथ ही यह एक स्थानिक कानून भी है। इसलिए यह इसे नियंत्रित करने में असमर्थ है और वे काले गोले बेतरतीब ढंग से उसके मुंह से निकल रहे हैं। प्रोफिस इस निष्कर्ष पर पहुंचा और उसे समझ में आ गया कि उसे क्या करना है। स्वूश। बिना समय बर्बाद किए प्रोफिस उस विशाल भक्षक बाज राजा से 100 मीटर दूर भाग गया क्योंकि उन काले गोले की सीमा लगभग 100 मीटर थी। क्या तुम मेरी ओर आने की हिम्मत नहीं करोगे और अपने नए पाश्विक कानून और कौशल को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं निकालोगे जबकि मैं गुप्त क्षेत्र में प्रवेश द्वार खोलने की कोशिश करूंगा? भक्षक बाज राजा से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के बाद प्रोफिस ने भक्षक बाज पर चिल्लाते हुए उसे अपने नए पशुवत कानून पर नियंत्रण पाने के लिए कहा। अब मुझे बस तब तक इंतजार करना है जब तक भक्षक बाज राजा अपने नए पाश्विक कानून और कौशल पर नियंत्रण नहीं पा लेता। ऐसा कहते हुए उसने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पोर्टल को खोलने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। चीख। हालांकि एक बार फिर भक्षक बाज राजा ने जोर से चीख मारी और उनके आसपास का पूरा स्थान हिलने लगा। अब क्या हो रहा है? प्रोफिस ने सोचा कि कुछ समय बीतने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, हालांकि वह जानता था कि एक बड़ी समस्या आने वाली थी। क्या यह अंतरिक्ष पतन है? वह भक्षक बाज राजा को देखते हुए कुछ सोचने लगा। अंतरिक्ष पतन, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक निश्चित सीमा के भीतर संपूर्ण अंतरिक्ष को नष्ट कर देता है और अंतरिक्ष पतन का कारण निश्चित रूप से भक्षक बाज राजा है। भक्षक ईगल राजा के पास अंतरिक्ष से संबंधित कानूनों का केवल बुनियादी ज्ञान है और यह विभिन्न दुनियाओं के लिए पोर्टल खोलने की उसकी क्षमता के कारण भी था। हालांकि येलर सिस्टर प्रांत में स्पष्ट स्थानिक कानूनों जैसे विभिन्न कारणों से और प्रोफिस ने उन स्थानिक कानूनों को और भी स्पष्ट कर दिया, जबकि वह अपने स्वयं के स्थानिक कानून और अन्य कारकों को जागृत करने की कोशिश कर रहा था, जिसने केल की मदद की। राजा क्षेत्र आत्मा जानवर ने अंतरिक्ष से संबंधित अपने तीसरे सबसे अच्छे कानून को जागृत किया। लेकिन बात यह है कि केल का अपने नए पाश्विक कानून पर नियंत्रण अधिक नहीं था, जिससे उसके नए पाश्विक कानून और कौशल का उपयोग उसके नियंत्रण के बिना ही किया जा सका, जिसके कारण अंतरिक्ष पतन नामक ये विशेष घटना घटी। प्रोफिस, क्या तुम बाधा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो या क्या?
जैसे ही प्रोफेस इस विशेष घटना के संबंध में सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, उसने अपने सिर में अजाक्स की आवाज़ सुनी। नहीं, यह मैं नहीं हूँ, यह शापित चील है। प्रोफेस ने भक्षकबाज राजा के बारे में अजाक्स से शिकायत की और संक्षेप में सब कुछ समझाया। क्या अजाक्स को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि भक्षकबाज राजा ने एक नया पशुवत कानून सीख लिया है। हालांकि वह अंतरिक्ष पतन नामक विशेष घटना को लेकर थोड़ा चिंतित हो गया। तो अब क्या करे? अजाक्स ने ध्वनि संचरण के माध्यम से प्रोफेस से पूछा। अजाक्स के लिए अंतरिक्ष पतन के बारे में सुनने का पहला मौका था, इसलिए उसने प्रोफेस से पूछा कि इसे रोकने के लिए उन्हें क्या करना होगा। केवल दो ही रास्ते हैं। एक क्षण सोचने के बाद प्रोफेस ने अजाक्स को उत्तर देते हुए कहा, एक अंतरिक्ष पतन का स्रोत अर्थात भक्षकबाज राजा को मार दिया जाना चाहिए। क्या? अजाक्स ने एक क्षण के लिए अपनी भौहें उठाईं और पूछा, जारी रखें। चूंकि भक्षकबाज राजा को मारना कोई विकल्प नहीं था, इसलिए अजाक्स ने दूसरा रास्ता पूछा। यहाँ समस्या यह है कि अंतरिक्ष के ढहने के कारण गुप्त क्षेत्र की बाधा नष्ट हो जाएगी, जिससे अंकल ड्राल्फ के लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी क्योंकि यह युद्ध बर्बर लोगों के लिए एक सुरक्षित घर था। इसलिए वह अंतरिक्ष पतन को रोकना चाहता था। हालांकि यदि उसे वास्तव में एक भक्षक ईगल राजा की बलि देनी पड़ती, तो वह अपने राजा क्षेत्र आत्मा जानवर की बलि देने के बजाय अंतरिक्ष पतन को होने देता। लेकिन चूंकि प्रोफेस ने कहा था कि एक दूसरा रास्ता भी है, इसलिए उसने प्रोफेस से इसके बारे में पूछा। भक्षकबाज राजा को सीखना चाहिए कि अपने नए पाशविक कानून और उसके साथ जागृत कौशल को कैसे नियंत्रित किया जाए। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि यह बहुत कठिन था। प्रोफेस भक्षकबाज की वर्तमान स्थिति को देख रहा था, हालांकि अजाक्स को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रोफेस ने बताया कि बाहर की स्थिति बहुत कठिन है, क्योंकि भक्षकबाज राजा के शरीर से निकलने वाले काले गोले की संख्या बहुत बढ़ गई थी और उसकी गति धीमी नहीं हो रही थी, मानो भक्षकबाज राजा के शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा थी। ठीक है, फिर कुछ मत करो और अंतरिक्ष को पूरी तरह से ढहने दो। हालांकि वह नहीं जानता था कि प्रोफेस किस बात से चिंतित था, फिर भी वह प्रोफेस को भक्षक चील राजा जैसे राजा क्षेत्र के आत्मिक जानवर के विरुद्ध कुछ खतरनाक करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था। इसलिए उन्होंने प्रोफेस से कहा कि वह भक्षकबाज राजा से दूर रहे और तथाकथित अंतरिक्ष पतन को पूरा होने दे। अगर इसने गुप्त क्षेत्र की बाधा को नष्ट कर दिया तो ऐसा ही हो। उसने पहले ही अंकल ड्राल्फ को बचा लिया था और डाबोर्डो की मदद की थी, जो कुछ ऐसा था जिसका भुगतान इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता था। इसलिए जब वह ये बताता है कि भक्षकबाज राजा ने अवरोध को जानबूझकर नष्ट नहीं किया था, तो वे इसका विरोध नहीं करेंगे। हालांकि एक और समस्या है, गुरुजी। जैसे ही अजाक्स ने सोचा कि गुप्त क्षेत्र की बाधा का नष्ट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसे प्रोफेस से एक और ध्वनि संदेश प्राप्त हुआ, जिससे उसने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा, यह क्या है? भले ही ऐसा लगता है कि भक्षक चील राजा के पास असीमित ऊर्जा है, लेकिन ये सिर्फ एक निम्न स्तरीय राजा क्षेत्र आत्मा जानवर है। इसलिए उसके शरीर में ऊर्जा अभी भी सीमित है। एक बार जब उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो वह मर जाएगा। प्रोफेस ने जल्दी से समस्या के बारे में बताया कि यदि उन्होंने भक्षकबाज राजा को उन काले गोले छोड़ने से नहीं रोका जो अंतरिक्ष के ढहने का कारण बन रहे हैं। गुप्त क्षेत्र के अंदर क्या? प्रोफेस के शब्द सुनकर अजाक्स चौंक गया, जिससे उसके सामने खड़े दोनों युद्धरत बर्बर लोग थोड़ा चिंतित हो गए। इससे पहले अजाक्स ने उन्हें बताया था कि उनकी वर्तमान स्थिति उसके पालतू आत्मा जानवर के कारण है। यद्यपि अंकल ड्राल्फ को थोड़ा झटका लगा, फिर भी उन्होंने अजाक्स से शीघ्र ही कुछ करने को कहा, क्योंकि इससे उनके गुप्त क्षेत्र की बाधा नष्ट हो जाएगी। जिस पर अजाक्स ने अपना सिर हिलाया। हालांकि जब उन्होंने देखा कि अजाक्स को किसी चीज से झटका लगा है, तो वे स्वाभाविक रूप से इसके बारे में शांत नहीं थे, क्योंकि वे महसूस कर सकते थे कि अजाक्स को किसी बुरी चीज से झटका लगा है। क्या हुआ, युवा स्वामी? क्या कुछ गड़बड़ है? डार्बाउड्रा ने चिंतित भाव से अजाक्स से पूछा, क्योंकि यह उसके युवा स्वामी और उसके चाचा के स्वामित्व वाले गुप्त क्षेत्र दोनों से संबंधित था। स्थिति जटिल हो गई है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं कुछ सोचूंगा। अजाक्स ने उन्हें कुछ नहीं समझाया, क्योंकि वह नहीं चाहता था। इसके बजाय उसके पास उन्हें सब कुछ समझाने का समय नहीं था, जबकि उसके राजा क्षेत्र के आत्मा जानवरों में से एक मरने वाला था। बिना समय बर्बाद किए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रोफेस के साथ बातचीत करते हुए समाधान के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जो गुप्त क्षेत्र के बाहर था। प्रोफेस, क्या हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते? कुछ ही क्षणों के बाद अजाक्स द्वारा सुझाए गए सभी सुझावों को प्रोफेस ने ये कहते हुए तुरंत अस्वीकार कर दिया कि यह काम नहीं करेगा। इसलिए अंत में अजाक्स प्रोफेस से केवल वही पूछ सका जो वे नहीं पूछ सकते थे। अंतरिक्ष पतन को रोकने का एकमात्र उपाय भक्षकबाज राजा को रोकना है। हालांकि भक्षकबाज राजा अब चाहकर भी इसे नहीं रोक सकता, क्योंकि अंतरिक्ष पतन के आभास के कारण भक्षकबाज राजा के लिए अपने नए पाशविक कानून पर नियंत्रण पाने में कठिनाई अब और भी अधिक हो गई है। प्रोफेस ने अजाक्स को पूरी स्थिति के बारे में जानकारी दी और आशा व्यक्त की कि इससे अंतरिक्ष तत्व की आत्मा को इसे रोकने के बारे में कोई नया विचार मिलेगा।
मुझे लगता है कि मैं इसे रोक सकता हूँ, गुरु को बुलाओ। जैसा कि प्रोफेस ने उम्मीद की थी, अपने सामने घट रही सभी घटनाओं को एक स्थान पर रखते हुए उसने कुछ सोचा। क्या है? मुझे असमंजस में मत छोड़ो। अजाक्स चिंतित था और उसने जल्दी से प्रोफेस से पूछा कि वह क्या है। यदि मैं अंतरिक्ष पतन के करीब जा सकूं और उसे बंद करने के लिए अपनी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग कर सकूं, तो मैं पतन को और अधिक होने से रोक सकता हूं। प्रोफेस ने इस बारे में अपने विचार व्यक्त करने से पहले थोड़ा संकोच किया और आगे कहा, हालांकि यह मेरे लिए बहुत जोखिम भरा है क्योंकि मुझे भी भक्षक बाज राजा जैसा ही भाग्य भोगना पड़ सकता है। क्या? प्रोफेस द्वारा बताई गई योजना में इतना बड़ा जोखिम था, जिसे देखकर अजाक्स की भौहें तन गईं। यदि योजना काम नहीं करती तो वह न केवल एक राजा क्षेत्र आत्मा जानवर खो देता, बल्कि वह प्रोफेस जैसी दुर्लभ मौलिक आत्मा को भी खो देता, जिससे वह प्रोफेस को जवाब देने में हिचकिचाता। प्रोफेस के लिए ऐसा जोखिम उठाना उचित नहीं है, अजाक्स ने मन ही मन सोचा। हालांकि जब उसने प्रोफेस के अगले शब्द सुने तो उसे कुछ ऐसा याद आया जिससे उसे आशा मिली। काश मैं थोड़ा और मजबूत होता। प्रोफेस ने आगे कहा, मैं न केवल अपने जीवन को जोखिम में डाले बिना इसे बंद कर सकता हूं, बल्कि मैं अंतरिक्ष पतन के अंदर की ऊर्जा का उपयोग अगले क्षेत्र में जाने के लिए भी कर सकता हूं। एक क्षण रुको, अगर वह अधिक शक्तिशाली हो जाए तो वह अंतरिक्ष पतन का लाभ उठा सकता है। अजाक्स ने ये शब्द प्रोफेस को नहीं बताए, इसके बजाय उसने मन ही मन सोचा क्योंकि उसे एक विचार मिला था जो शायद उन्हें इस स्थिति से आसानी से उबरने में मदद कर सकता था। प्रोफेस, जो कुछ तुमने अभी कहा है उसे करने के लिए तुम्हें कितना मजबूत होना पड़ेगा? बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने प्रोफेस से पूछा कि उसे कितना मजबूत बनना चाहिए। मैंने अभी अभी भक्षक बाज राजा के सामने अपना पहला मौलिक कानून जागृत किया है, इसलिए यह अभी स्तर 1 पर है। जब तक ये स्तर 2 पर है, मुझे इस अंतरिक्ष पतन को नियंत्रित करने में 75% विश्वास है। प्रोफेस जानता था कि उसका मालिक कीमती सामान हवा से निकाल सकता है और उसे उम्मीद थी कि अजाक्स फिर से ऐसा कुछ कर सकता है। इसलिए उसे अपने मौलिक कानून और अंतरिक्ष पतन को नियंत्रित करने में उसके आत्मविश्वास के बारे में बताया गया। 1 मिनट रुको, मैं देखता हूं कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। एक बार जब उसे प्रोफेस से विश्वास प्रतिशत प्राप्त हुआ तो अजाक्स को पता था कि उसे क्या करना है और उसे एलिमेंटल स्पिरिट स्टोर में उपयुक्त वस्तु की जांच करनी थी। यदि स्तर 2 का मौलिक कानून पहले से ही उसे 75% आत्मविश्वास दे सकता है, तो स्तर 3 या स्तर 4 या उससे भी अधिक के बारे में क्या? अजाक्स के पास अंतरिक्ष तत्व आत्मा को इतने कम समय में अपने पहले तत्व कानून को सफलतापूर्वक जागृत करने के लिए बधाई देने का समय नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही तत्व आत्मा भंडार में वस्तुओं की जांच कर रहा था और उम्मीद कर रहा था कि वह एक ऐसी वस्तु ढूंढ सके जो प्रोफेस के तत्व कानून को कई स्तरों तक बढ़ा सके। तत्वीय आत्मा पत्थर, तत्वीय स्वर्ग, तत्वीय कौशल क्रिस्टल, तत्वीय कानून पत्थर, तत्वीय हथियार, विशेष वस्तुएं। अजाक्स ने अंतिम अनुभाग, विशेष आइटम, को चुनने से पहले एलिमेंटल स्पिरिट स्टोर के सभी अनुभागों को पढ़ा। भले ही एलिमेंटल स्पिरिट स्टोन एलिमेंटल स्पिरिट की खेती को बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रोफेस पहले से ही लेवल 10 एलीट जनरल रियलम एलिमेंटल स्पिरिट था। इसलिए वह केवल कुछ उपयोगी खोजने की उम्मीद में विशेष आइटम अनुभाग खोल सकता था। उस खंड में केवल 3 वस्तुएं थीं, तथापि अजाक्स की नज़र दूसरी वस्तु पर पड़ी जिसने उसकी रुचि जगा दी। डिंग। आइटम का नाम, नकली राजा दायरे क्रिस्टल। आइटम प्रकार, विशेष उपभोज्य। प्रभाव, क्रिस्टल किसी भी स्तर 10 अभिजात वर्ग सामान्य क्षेत्र तत्व आत्मा को अस्थायी रूप से अपने तत्व कानूनों को तत्व आत्माओं में बदलने में मदद कर सकता है। दुष्प्रभाव, तात्विक आत्मा की युद्ध क्षमता 1 महीने की अवधि के लिए नष्ट हो जाएगी। अधिक जानकारी, भले ही यह एक अच्छी वस्तु लगती हो, लेकिन इसका उपयोग केवल तभी करें जब जीवन मरण की स्थिति हो। क्या यह मौलिक नियमों को मौलिक आत्माओं में परिवर्तित कर सकता है? एड्स बाय पब फ्यूचर। पहली चीज जो अजाक्स ने देखी वह निश्चित रूप से क्रिस्टल का प्रभाव था, जिसके बारे में वह अधिक चिंतित था। यदि किसी तात्विक आत्मा के तात्विक नियम को तात्विक आत्मा में रूपांतरित कर दिया जाए, तो तात्विक आत्मा को राजा क्षेत्र तात्विक आत्मा माना जाता है, जो कि अजाक्स खोज रहा था। वास्तव में यह उससे कहीं अधिक था जिसकी वह तलाश कर रहा था, और बिना समय बर्बाद किए उसने उसे स्टोर से खरीदने का निर्णय लिया। सिस्टम, मैं यह नकली किंग रियल्म क्रिस्टल खरीदना चाहता हूँ। अजाक्स को क्रिस्टल की कीमत की चिंता नहीं थी, क्योंकि वर्तमान में उसके पास 2 लाख से अधिक स्पिरिट पॉइंट थे जो उसके लिए खरीदने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। इसके अलावा भविष्य में वह जितने ज्यादा राजा क्षेत्र के प्राणियों को मारेगा, उसे उतने ही ज्यादा स्पिरिट पॉइंट मिलेंगे। इसलिए ये सबसे कम बात थी जिसकी उसे अभी चिंता थी। इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, देखते हैं। सिस्टम को खरीद आदेश देने के बाद जब वह आदेश को संसाधित कर रहा था, तो अजाक्स ने नकली राजा रियल्म क्रिस्टल पर शेष जानकारी पढ़ी। डिंग। मेजबान के खाते से 1 लाख स्पिरिट पॉइंट काट लिए गए। डिंग। नकली राजा क्षेत्र क्रिस्टल आइटम होस्ट के खाते में संग्रहित है। क्या? जैसे ही उसने साइड इफेक्ट पढ़ा, वह क्षण भर के लिए चौंक गया। फिर उसे सिस्टम से नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ जिसमें उसे बताया गया कि उसका ऑर्डर पूरा हो गया है।
इस बार दुष्प्रभाव थोड़ा बड़ा है। हालांकि भक्षकबाज राजा की जान बचाने की तुलना में दुष्प्रभाव बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अजाक्स के लिए अंतरिक्ष तत्व आत्मा को आंतरिक दुनिया में 1 महीने तक आराम करने देना, जब तक कि दुष्प्रभाव अवधि समाप्त न हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरी ओर, इस क्रिस्टल का उपयोग करने से प्रोफिस को अंतरिक्ष पतन को नियंत्रित करने की अनुमति मिलती है, जिससे न केवल भक्षक ईगल राजा के जीवन को बचाया जा सकेगा, बल्कि यह गुप्त क्षेत्र की बाधा के विनाश को भी रोक देगा। इसके अलावा प्रोफिस के पहले के शब्दों से लगता है कि प्रोफिस इस स्पेस कोलैप्स का इस्तेमाल अपने विकास के लिए भी करेगा। इसलिए प्रोफिस इसके साथ जो कुछ कर सकता है, उसकी तुलना में इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने सिस्टम को आदेश दिया, सिस्टम, मैं प्रोफिस पर इस नकली राजा दायरे क्रिस्टल का उपयोग करना चाहता हूँ। डिंग, क्या आप नकली राजा दायरे क्रिस्टल का उपयोग करने के बारे में निश्चित हैं? इसका उपयोग करने के लिए एक बड़ा दुष्प्रभाव है। हमेशा की तरह सिस्टम ने अजाक्स से पुष्टि मांगी, जिसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिला दिया। डिंग, अंतरिक्ष तत्व आत्मा पर नकली राजा दायरे क्रिस्टल का उपयोग करना। डिंग, प्रणाली ने उस मौलिक आत्मा द्वारा जागृत एक मौलिक कानून का पता लगाया। डिंग, मौलिक कानून स्थानिक क्षेत्र को मौलिक आत्मा में बदलना। कृपया प्रतीक्षा करें। जल्द ही अजाक्स को अपने सिर में सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला प्राप्त हुई, जिसमें उसे प्रोफिस द्वारा जागृत नए मौलिक कानून के बारे में बताया गया। प्रोफिस, आगे बढ़ो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अजाक्स ने संक्षेप में बताया कि उसने उसके साथ क्या किया और प्रोफिस से बाहर की स्थिति को संभालने को कहा। दारबाउडर, ड्राल्फ, चिंता मत करो, कुछ ही मिनटों में सब ठीक हो जाएगा। क्षेत्र के बाहर कच कच भक्षकबाज राजा के चारों ओर का स्थान अंडे के छिलके की तरह फटने लगा और छोटे छोटे टुकड़े भी गिरने लगे। दूर से देखने पर यह एक द्वार की तरह लग रहा था जो अनंत अंतरिक्ष की ओर जाता था। कोई नहीं जानता कि ये द्वार कहाँ जाता है या इसमें प्रवेश करने पर क्या होगा। हालांकि एक बात तो तय थी कि किसी के लिए भी वापस आना लगभग असंभव होगा। क्या अंतरिक्ष पतन में प्रवेश करने वाले लोग बच पाए या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर किसी को नहीं पता। मैं अचानक इतना शक्तिशाली क्यों महसूस कर रहा हूँ? प्रोफिस, जो अंतरिक्ष पतन को फैलने से रोकने के लिए उसके पास जाने को तैयार था, उसने महसूस किया कि उसकी ताकत बढ़ने लगी है। यह मेरा मौलिक नियम है। यह मौलिक आत्मा में क्यों बदल रहा है? क्या मैं 1 घंटे पहले ही नहीं जागा था? चूंकि यह उसके शरीर के अंदर था, प्रोफिस ये बताने में सक्षम था कि शरीर के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा था, और यह कोई और नहीं बल्कि उसका नया तात्विक नियम था, जिससे वह बहुत हैरान हुआ। हमें ये याद रखना होगा कि इतने कम समय में एक मौलिक कानून को जागृत करना पहले से ही एक उपलब्धि थी, और ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं थी कि यह एक अंतरिक्ष मौलिक कानून था। इसके अलावा अब उसका लेवल एक एलिमेंटल लॉ सीधे एलिमेंटल सोल में बदल रहा है। इसलिए जाहिर है वह चौंक गया और स्पेस कोलैप्स को बंद करने में पूरी तरह से आश्वस्त हो गया। केवल इतना ही नहीं, मैं विशाल भक्षक गरुड़ राजा को उसके नए पाश्विक कानून और उसके साथ आए कौशल को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता हूँ। प्रोफिस के मौलिक कानून के मौलिक आत्मा में तब्दील होने के बाद अंतरिक्ष के बारे में उसकी समझ बहुत स्पष्ट हो गई। इसलिए न केवल वह अंतरिक्ष पतन को बंद करने में आश्वस्त था, बल्कि वह भक्षक ईगल राजा की मदद करने में भी आश्वस्त था। अब मैं एक मौलिक आत्मा राजा हूँ। प्रोफिस को राजा क्षेत्र साधक बनने में केवल कुछ सेकंड लगे और जैसे ही वह राजा बना, वह उत्साहित हो गया। फिर भी उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया और वह सीधे भक्षकबाज राजा की ओर दौड़ा। अंतरिक्ष पतन को बंद करने की तुलना में प्रोफिस जानता था कि उसे किसी भी कीमत पर भक्षक चील राजा को रोकना होगा, ताकि अंतरिक्ष पतन और न बढ़े। एक बार जब वह उन स्थानिक गोले को छोड़ना बंद कर देगा, तो मेरे पास अंतरिक्ष पतन को बंद करने और इसे अपने विकास के लिए उपयोग करने के लिए पर्याप्त समय होगा। बात यह है कि प्रोफिस के लिए स्पेस कोलैप्स का उपयोग करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि भक्षक ईगल राजा द्वारा छोड़े जा रहे काले गोले के कारण ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए प्रोफिस ने एक के बाद एक चीज़ों का ध्यान रखने की योजना बनाई और साथ ही वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्पेस कोलैप्स का पूरा फायदा उठाए। खुला। जल्द ही प्रोफिस ने अपनी योजना शुरू कर दी और अपने सामने एक पोर्टल खोलकर उसमें प्रवेश कर गया। अगले ही क्षण भक्षकबाज राजा के सिर के ऊपर एक द्वार प्रकट हुआ और प्रोफिस उसमें से बाहर आया। केल, अपने शरीर को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करो और हिलने की कोशिश मत करो। प्रोफिस ने भक्षकबाज राजा को सीधे आदेश दिया, क्योंकि उसने भक्षकबाज के विशाल सिर पर अपने हाथ रखे थे। भले ही प्रोफिस एक राजा क्षेत्र तत्व आत्मा नहीं था, वह सभी भक्षक ईगल राजाओं को आदेश देने के लिए इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि अजाक्स के तहत उसकी रैंकिंग भक्षक ईगल राजाओं की तुलना में बहुत अधिक है। इसके अलावा सभी भक्षक ईगल राजा अपने राजा के साथ प्रोफिस के गुप्त स्थान में रहेंगे, जिसने अजाक्स के साथ एक अनुबंध किया था, क्योंकि वह उन्हें गुप्त स्थान में सुझाव देगा और प्रशिक्षण देगा।
यदि वे प्रोफेस का अनादर करने की कोशिश करेंगे तो वह उनके गुप्त स्थान में प्रवेश करने पर उनके साथ खिलवाड़ करेगा। इसलिए स्वाभाविक रूप से भक्षक उकाब राजा प्रोफेस के आदेश देने पर भी कुछ नहीं बोलते थे। चीख। जैसे ही प्रोफेस ने भक्षक बाज राजा के सिर पर अपना हाथ रखा, वह जोर से चीखा मानो किसी प्रकार की ऊर्जा से उसकी खोपड़ी टूट रही हो। मुझे सहन करना होगा। केल ने दर्द सहन करने की भी कोशिश की, हालांकि दर्द इतना अधिक था कि भक्षक बाज राजा इसे सहन करने में असमर्थ था और अपनी हताशा को व्यक्त करने के लिए जोर से चीखने लगा। इसे सहन करो केल, तुम ये कर सकते हो। प्रोफेस को पहले से ही अंदाजा था कि ये दर्दनाक होगा और यही कारण है कि उसने पहले ही भक्षक बाज राजा से इसे सहन करने और अपने शरीर को हिलाना बंद करने के लिए कहा था। बगल में एक और बात हो रही थी और भक्षक बाज राजा की चोंच से अधिक संख्या में काले गोले निकल रहे थे, जिससे अंतरिक्ष में दरारें बनने की गति बढ़ गई थी। अरे नहीं, मुझे जल्दी करनी है। प्रोफेस को पता था कि अगर अंतरिक्ष पतन बहुत बड़ा हो गया तो उसके लिए इसे बंद करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि उसे प्रक्रिया को तेज करने की ज़रूरत है। अपनी आंखें बंद करो और ज़मीन पर लेट जाओ, यह 1 मिनट में खुल जाएगी। प्रोफेस ने थोड़ा जोखिम लेने की सोची क्योंकि वह इस प्रक्रिया को गति देना चाहता था, हालांकि इससे भक्षक बाज राजा के सिर में दर्द अगले स्तर तक बढ़ जाता। इसलिए उसने भक्षक बाज राजा से 1 मिनट के लिए ज़मीन पर लेटने को कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि यह केवल 1 मिनट है? भक्षक गरुड़ राजा ने इतनी कमज़ोर आवाज़ में बात की कि प्रोफेस का दिल भी दुख गया। हाँ, यह 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, प्रोफेस ने भक्षक बाज राजा से वादा करते हुए कहा। इसके अलावा हमारे चारों ओर विशाल स्थानिक ऊर्जा को भी गिरा दो। यह आंतरिक दुनिया में ग्रेड 5 के मौलिक स्वर्गों से भी अधिक शुद्ध है। यह आपको अपने नए पशु कानून को अगले स्तर तक बढ़ाने में मदद करेगा। वास्तव में प्रोफेस के शब्दों को सुनकर भक्षक गरुड़ राजा, जो अपनी चोंच से लगातार स्थानिक गोले छोड़ने के कारण इतना कमजोर हो गया था, उत्साहित हो गया और अपने चारों ओर शुद्ध स्थानिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने से पहले उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। स्वूश। जैसे ही उसने उनके चारों ओर की शुद्ध स्थानिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू किया, वह भक्षक गरुड़ राजा के शरीर में एक अथाह गड्ढे की तरह प्रवेश कर गई। ये भक्षक बाज राजा अपनी मृत्युशैया पर भी बहुत लालची हैं। भक्षक बाज राजा अपनी मृत्युशैया पर भी बहुत लालची हैं। प्रोफेस अपने मन में इन शब्दों को बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उसका ध्यान मुख्य बात पर केंद्रित था। दरअसल भक्षक चील के खून में सब कुछ खा जाना था। इसलिए अपने दर्द को भूलने के लिए भक्षक चील राजा ने अपने आसपास जमा हुए शुद्ध स्थानिक नियमों को निगलने की कोशिश की। जैसे जैसे प्रोफेस ने भक्षक बाज राजा को उसके नए पशु कानून पर नियंत्रण पाने में मदद की, उसने देखा कि पशु कानून अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। ये है, अगले ही क्षण प्रोफेस ने एक और बात नोटिस की कि उसकी मौलिक आत्मा अपने आप मजबूत हो रही थी, क्योंकि अंतरिक्ष के नियमों पर उसका नियंत्रण और अधिक होता जा रहा था। क्या यह इस भक्षक बाज राजा का परिणाम है? यह एकमात्र संभावना थी जिसके बारे में प्रोफेस अभी सोच सकता था। हालांकि उसने इस बारे में अधिक नहीं सोचा क्योंकि यह एक अच्छी बात थी और उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। केल, हमारे आसपास के स्थानिक नियमों को निगलना बंद करो और स्थानिक नियमों की अपनी समझ को संक्षिप्त करो। ये तुम्हारे पाश्विक कानून को अविश्वसनीय गति से बढ़ाने में मदद करेगा। चूंकि प्रोफेस का तात्विक नियम पहले ही तात्विक आत्मा में परिवर्तित हो चुका था, इसलिए वह जानता था कि भक्षक बाज राजा को अपने पाश्विक नियम को अविश्वसनीय गति से बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, अपना सिर हिलाते हुए भक्षक गरुड़ राजा ने उनके चारों ओर के स्थानिक नियमों को खाना बंद कर दिया तथा उन्हें अपने नए पाश्विक कानून में संघनित करना शुरू कर दिया। लेवल 2, स्तर 3, स्तर 5। 1 मिनट से भी कम समय में भक्षक बाज राजा का नया पशुवत कानून पहले ही स्तर 5 पर पहुंच गया, जिससे प्रोफेस आश्चर्यचकित हो गया। तो यही कारण है कि मेरी मौलिक आत्मा भी बढ़ रही थी। प्रोफेस को समझ में आ गया कि भक्षक बाज राजा ने अपनी क्षमता से कहीं अधिक अवशोषित कर लिया है और उसकी मौलिक आत्मा ने स्वाभाविक रूप से इसका एक छोटा सा हिस्सा अवशोषित कर लिया है, जिससे उसका स्तर 1 से 2 स्तर तक बढ़ गया है। अब प्रक्रिया को दोहराएं। अभी प्रोफेस और भक्षक चील राजा दोनों अपनी आत्मिक चेतना के माध्यम से जुड़े हुए थे, इसलिए वे एक दूसरे के विचारों को पढ़ सकते थे। क्या तुमने नहीं कहा था कि 1 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? भक्षक ईगल राजा ने अपने आसपास के स्थानिक कानूनों को अवशोषित कर लिया। इसके बजाय उसने प्रोफेस से इसके बारे में पूछा, तुम मूर्ख हो या क्या? चूंकि हम अपने आसपास के स्थानिक नियमों का उपयोग करके अपने पाश्विक कानून और तात्विक आत्मा को क्रमशः बढ़ा सकते हैं, तो तुम इसके बारे में क्यों सोच रहे हो? इसके अलावा तुम्हें पहले जैसा दर्द भी नहीं हो रहा है ना? प्रोफेस ने भक्षक बाज राजा का उपहास किया और उसे प्रक्रिया दोहराने के लिए कहा। हाँ, मुझे शुरुआत में जितना दर्द हुआ था, अब उसका केवल 50% ही महसूस हो रहा है। केल इस बात से खुश था, हालांकि उसे अभी भी 50% दर्द महसूस हो रहा था और वह उसी प्रक्रिया को जारी नहीं रखना चाहता था।
कमीने, मैं 50% दर्द इसलिए ले रहा हूं ताकि हम दोनों अपनी ताकत बढ़ा सकें। प्रोफिस ने भक्षक ईगल राजा को श्राप दिया क्योंकि उसने क्ले को उनके आसपास के स्थानिक कानूनों को निगलने के लिए मजबूर किया था। ओह, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं पहले ही आपकी कराह सुन सकता हूं। भक्षक गरुड़ राजा ने इस प्रक्रिया को दोहराते हुए हल्की सी हंसी उड़ाई क्योंकि उसका नया पार्श्विक कानून अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रहा था। वास्तव में प्रोफिस केवल भक्षक बाज राजा को उसके नए पशुवत कानून पर नियंत्रण पाने में मदद करना चाहता था, हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी भक्षण क्षमता इतनी महान थी कि वह स्थानिक कानूनों को भी निगल सकता था। अपने आसपास के शुद्ध स्थानिक नियमों की निरंतर खोज के कारण अंतरिक्ष पतन का प्रसार रुक गया। इसके अलावा उनके आसपास का स्थान सामान्य स्थिति में वापस लौटने लगा। इसलिए उसने अपनी योजना बदल दी और भक्षक ईगल राजा का उपयोग न केवल अंतरिक्ष पतन को रोकने के लिए किया, बल्कि अपनी मौलिक आत्मा और ईगल राजा के पशु कानून के स्तर को बढ़ाने के लिए भी किया। हालांकि एकमात्र चीज जो अभी भी मुझे परेशान कर रही है वह है आपके काले गोले। प्रोफिस ने काले गोले को देखा जो अभी भी केल के जानवर से निकल रहे थे और उसने सोचा कि उसे इस प्रक्रिया को तेज करना होगा। फिर भी यह अब अंतरिक्ष पतन को प्रभावित नहीं कर रहा था, इसलिए प्रोफिस ने अंतरिक्ष पतन से निकलने वाले शुद्ध स्थानिक कानूनों का उपयोग करके अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। गुप्त क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि अंतरिक्ष का पुनर्निर्माण हो रहा है। चाचा ड्राल्फ को यह महसूस हो गया कि गुप्त क्षेत्र की दीवार अब नहीं हिल रही है, जिससे उन्होंने राहत की सांस ली। नहीं, ये खत्म नहीं हुआ है, हालांकि अब किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अजाक्स को यह आभास हो गया था कि प्रोफिस और भक्षक बाज राजा दोनों ही शक्तिशाली हो रहे हैं और उन्हें पता था कि अंतरिक्ष के पतन को संभालने में उन्हें अधिक समय नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने दोनों युद्ध बर्बरों से कहा कि वे इस बारे में चिंता न करें। और ठीक है, चूंकि उनकी वर्तमान स्थिति पहले की तुलना में इतनी बुरी नहीं लग रही थी, इसलिए दोनों ने सिर हिलाया और तब तक इंतजार करने का निर्णय लिया जब तक कि अंतरिक्ष पतन पूरी तरह से बंद न हो जाए, ताकि वे बिना किसी समस्या के गुप्त क्षेत्र से बाहर निकल सकें। समय बीतता रहा और देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया और उनके आसपास की स्थानिक दरारें बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गईं, जिससे अजाक्स और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। विशेष रूप से अंकल ड्राल्फ, उनकी हृदय की धड़कन सामान्य हो गई जब उन्होंने देखा कि उनका गुप्त क्षेत्र और अवरोध अभी भी बिना किसी दरार या अन्य किसी चीज के बरकरार हैं। गुप्त क्षेत्र के बाहर प्रोफिस, जो भक्षक बाज राजा पर खड़ा था, उसके चेहरे पर एक हैरान कर देने वाली अभिव्यक्ति के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। प्रोफिस, क्या हुआ? हो सकता है कि उन्होंने एक साथ दर्द साझा किया हो या एक साथ कठिन परिस्थिति से गुजरे हों। वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और भक्षक चील राजा प्रोफिस के बारे में चिंतित था जब उसने प्रोफिस को जमीन पर गिरते देखा। मुझे अचानक कमजोरी महसूस हो रही है, प्रोफिस ने खड़े होने की कोशिश करते हुए कमजोर आवाज में कहा। मैं अपनी युद्ध क्षमता को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि मुझे प्राप्त युद्ध कौशल स्थायी नहीं है। हालांकि उसे यह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि उसके साथ क्या हुआ होगा। तारांकन 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 तारांकन।